Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स महाकुंभ सीरीज का आज हम सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है EMT या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसका लेक्चर फर्स्ट होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे EMT के जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में कहता हूँ, मैं किसी ना किसी एग्जाम के PYQs लेता हूँ, तो आज के सेशन में भी और आने वाले सेशंस में भी किसी ना किसी एग्जाम के PYQs होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक करने से जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है, चैनल की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल्स यानी कि आपकी तरह जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे CUET PG 2025 एग्जाम की, वहां तक ये वीडियो की रीच बन जाती है, वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं या पहले भी आप चैनल को विजिट करते रहे हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लें। इस लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के अंदर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिए। साथ ही साथ अगर आप CUET PG के किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है निंजा प्रेप फिजिक्स बाय कपिल सर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो चार्ज कंडक्टर कोई है, उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, तो वो किधर होगी, अवे फ्रॉम द सरफेस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाड्रिपोल मोमेंट। क्वाड्रिपोल मोमेंट की एग्जिस्टेंस, अगर क्वाड्रिपोल मोमेंट यानी कि Q एग्जिस्ट कर रहा है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, असिमेट्रिक है, स्फेरिकली असिमेट्रिक, स्फेरिकली असिमेट्रिक, स्फेरिकली असिमेट्रिक। और यदि Q की वैल्यू 0 हो जाती है, Q की वैल्यू 0 हो जाती है, देन उस केस में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्फेरिकली सिमेट्रिक। Q की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है, प्रोलेट। किसके तरह से, प्रोलेट, फुटबॉल जैसी शेप, फुटबॉल शेप, फुटबॉल शेप। और यदि ये लेस देन 0 होता है तो उस केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑबलेट, ऑबलेट शेप जैसा होता है। प्रोलेट मतलब ये इस तरह की शेप बनेगी, ऑबलेट जैसा मतलब ये इस तरह की शेप बनेगी। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि अगर Q नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और अगर Q की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो चार्ज है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ B इंप्लाइज दैट। तो डाइवर्जेंस ऑफ B इंप्लाई करता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0 ये इंप्लाई करता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। साथ ही साथ आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस यदि 0 है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी यदि 0 है, देन इसका मतलब वो क्या है, सोलेनॉइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनॉइड। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सोलेनॉइड है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स द नंबर ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल यानी कि एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं कंसीडर कर लूं और एक बार मैं अगर कंसीडर करूं वेक्टर पोटेंशियल को, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी है डेल स्क्वायर A इक्वल्स टू माइनस म्यू जे, और एक इक्वेशन हमने ये लिखी है डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। जिसको कौन सी इक्वेशन कहते हैं, पॉइजन। और इसको अगर मैं मैक्सवेल के फॉर्म में लिखूं तो मैक्सवेल के फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल T2, डेल स्क्वायर अपॉन डेल T2 ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू जे, ये मैक्सवेल के फॉर्म में लिख रहा हूं। और डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल T2, यहां पर लिखा मैंने फाई, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो कितने में रिड्यूस हो गई है, 2 में रिड्यूस हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। फिर हमें पूछा है द रेशियो ऑफ स्किन डेप्थ इन अ कॉपर एट 10 किलो हर्ट्ज टू दैट एट 100 मेगा हर्ट्ज। तो स्किन डेप्थ का हमारे पास फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा सिग्मा म्यू, जहां सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, म्यू होता है परमिएबिलिटी। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो ये बना 2 अपॉन, ये बन जाएगा 2 पाई एफ सिग्मा म्यू। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया पाई एफ सिग्मा म्यू। तो कुल मिलाकर हमें इतना मिल रहा है कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ। तो यदि मैं लिखता हूं D1 अपॉन D2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा F2 अपॉन F1। तो F2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100 मेगा हर्ट्ज, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 पावर 6। और F1 की वैल्यू कितनी है, 10 किलो हर्ट्ज, तो ये हो गया 10 इंटू 10 पावर 3। तो ये 10 पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो 10 पावर 4 ये 4 बन गया, और यहां पर बचेगा कितना, अंडर रूट 10 पावर 4। तो ये कितना आंसर बचेगा हमारे पास, 100। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ फ्री स्पेस फॉर अ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन। तो यार ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है फ्री स्पेस के लिए, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो आपको आंसर भी याद होगा, इसकी वैल्यू आती है 377, और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रखो आप 4 पाई के। इसको सॉल्व करोगे तो ये 377 ओम ही आंसर आएगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, और कई बार इसकी जगह आपको 120 पाई भी मिलेगा ऑप्शन में, तो ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक ऑफर्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 टू द प्रोपोगेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू इट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला जो फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा है, म्यू या एन लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट म्यू ई। तो ये वैल्यू हमें दी है 1.5 और म्यू और एप्सिलॉन। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक लिखा है, तो फॉर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए म्यू की वैल्यू कितनी, 1, तो ये हो गया 1.5 अंडर रूट एप्सिलॉन। तो यहां से एप्सिलॉन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2.25। तो आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.25। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिफ्लेक्टेंस इन विजिबल रीजन एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या फॉर्मूला, n-1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन n+1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सीधा सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप ऐसा समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब मैं ऐसा लिखूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और चार्ज जो है वो ऐसे एंटर कर गया ऐसे। तो चार्ज जब भी एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते ही किस में घूमेगा, सर्किल में घूमेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर फोर्स लगाएगा QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बढ़ाएगा किधर की तरफ, आगे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इसको चलाएगा किसमें, सर्किल में। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे बढ़ाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चलाएगा आगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेलिक्स। ये क्या बन जाएगा, हेलिक्स। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हेलिकल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।